Nursing Online, RN Presence. Lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. अब एक्चुअली हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सेल्स को। तो हमने बताया था कि सेल्स जो है ना एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हैं। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड की थी, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमने बात की थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो और ये सिंगल सेल जो है ना बॉडी का होल फंक्शन परफॉर्म करता हो, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स में हमने बात की थी, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। अब इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थी हमने बताया था कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होगी और जो डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे और हर सेल जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जिस तरह मैंने बताया था कि जीआईटी ट्रैक्ट में जो सेल्स होंगे वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, यूरिनरी सिस्टम में जो सेल्स होंगे वो किस पे, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे, सही है। अब इसी तरह ऑन द बेस ऑफ सेल्स एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से पहले हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और इसके अलावा तमाम मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हों, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। या सिंपली यूकैरियोटिक सेल्स को हम डिफाइन करते हैं कि दो सेल्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस enveloped by nuclear membrane and having all the membranous structures, ठीक है ना। such type of cell is called eukaryotic cells। तो सिंपली क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स हम ऐसे सेल्स को कहेंगे जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेनियस बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब मौजूद हो, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या बात हुई, तो आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे ये साइज में बड़े होंगे। रीज़न क्या है कि इनके अंदर एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेनियस बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगी। इस वजह से जो आप लोग का यूकैरियोटिक सेल्स है वो लार्जर होगा एंड मोर कम्प्लेक्स होगा देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर हम बात करते हैं आप लोग के यूकैरियोटिक सेल्स से रिलेटेड कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स पे मुश्तमिल होगी उनको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स क्या है या यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ठीक है। ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट आर एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या इनकी बॉडी जो है ना यूकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होगी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स हैव द न्यूक्लियस एनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, और उस न्यूक्लियस के गिर्द क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनियस बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी या पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोट का क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स हैव द न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेनियस बाउंडेड। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेनियस बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगी, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज होगी, लाइसोसोम्स होगी, ये सारी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएंगी। थर्ड वन क्या है, आप लोग के जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ यूकैरियोटिक आप लोग के ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होंगे और कुछ क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे।
नेक्स्ट जो है कह रहा है कि फ्लैजेला एंड सीलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर में पाए जाते हैं, पोन्ड्स में पाए जाते हैं, लेक में पाए जाते हैं, उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, फ्लैजेला और सीलिया होंगे। तो कह रहा है कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं या यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं जो यूनिसेलुलर पर मुश्तमिल होते हैं, उनके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो फ्लैजेला होंगे या सीलिया होंगे। सो नेक्स्ट वन, a cell wall is the outermost layer of the eukaryotic cells। तो यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन में जो outermost layer होगी सेल की, दैट इज सेल वॉल, ठीक है ना। जबकि एनिमल सेल की कंडीशन में outermost layer जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है ना। तो एनिमल्स के सेल्स को एक्सक्लूड करके बाकी तमाम जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूकैरियोटिक सेल्स की जो आउटरमोस्ट लेयर होगी दैट इज सेल वॉल। सो नेक्स्ट वन, द सेल डिवाइड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू भी डिवीजन होती है, मियोसिस के थ्रू भी डिवीजन होती है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स की। लास्ट वन जो है ना, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। इसी के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं जो आप लोगों के सेल्स को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, ठीक है ना, और आप लोगों के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर अटैच रखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इन फॉलोइंग चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। सबसे वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल वॉल होगी, इसके बाद साइटोस्केलेटल्स होंगे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रियाज होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है ना, और प्लास्टिड होगा। ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। ये आप लोगों के यूकैरियोटिक सेल्स की डायग्राम है, ठीक है। तो क्या हुआ, कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली आप लोगों के सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। आप लोगों के सेल को आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उससे क्या करता है, सेपरेट करता है। सेकंड बात कह रहा है कि इट consist of the specific embedded protein which help in the exchangement of substance in and out of the cell membrane, ठीक है ना। अब कह रहा है कि आप लोग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ये आप लोगों के सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या आउटसाइड द इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट रखता है। और इसके अलावा आप लोग के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है इसकी वाल में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये प्रोटीन हेल्प करती हैं इन द एक्सचेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर सब्सटेंस की मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। कौन, ये जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ये चीज़ों की मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। अब सेल वॉल जो है एक्चुअली रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ये आप लोगों के प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि सेल वॉल जो है ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। तो नेक्स्ट कह रहा है इट प्रोवाइड शेप टू द सेल्स एंड हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शंस। नेक्स्ट बात कह रहा है कि जो सेल वॉल है ये एक्चुअली आप लोगों की प्रोटेक्टिव लेयर है, आप लोगों के सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी इंजरीज और पैथोजन अटैक, ठीक है ना। तो इंजरीज या पैथोजन अटैक से बचाती है सेल वॉल, ठीक है ना। आप लोगों की जो सेल वॉल है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो सेलुलोज से भी मिलकर बन सकती है, हेमी सेलुलोज से बन सकती है, पेक्टिन से बन सकती है एंड प्रोटीन से, ठीक है। आगे जाके हम जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल की बात करेंगे तो डिफरेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल है वो उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो सेल वॉल की कंपोजिशन या तो सेलुलोज होगी या हेमी सेलुलोज होगी या पेक्टिन होगी या अदर प्रोटीन्स होंगी, सही है। लेकिन अब साइटोस्केलेटन एक्चुअली ये आप लोगों के सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं और ये मुश्तमिल होती हैं माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स पे, ठीक है ना, जो क्या करती हैं आप लोगों के सेल को एक परफेक्ट शेप देती हैं और इसके अलावा आप लोगों के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक जगह पे जोड़े रखती है
और सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उन मूवमेंट्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। जो नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स के जो कंपोनेंट हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली नेटवर्क है स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की, ठीक है ना। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्चुअली दो टाइप्स हैं, एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। अब जो एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस के ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। इस वजह से उनकी सरफेस की जो अपीयरेंस है वो क्या होती है, रफ होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ, एक तो ये इन्वॉल्व होती है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दूसरा जो है ना ये इन्वॉल्व होती है इन द मेटाबॉलिज्म एंड द पैकिंग ऑफ लिपिड्स। के अलावा ये इन्वॉल्व होती हैं इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ठीक है ना। टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए, न्यूक्लियोलस और प्रोटीन्स होते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा था, ये एक्चुअली डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंजमेंट ऑफ मटेरियल होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना डबल इन लेयर है और इनके दरमियान में क्या होल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू एक्सचेंजमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कह रहा है कि राइबोसोम्स प्रोडक्शंस आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। राइबोसोम्स की एक्चुअली सिंथेसिस कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। उसके सिंथेसिस होने के बाद वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। और फिर कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं और कुछ जो है ना आप लोगों के जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। कह रहा है कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये एक्चुअली फ्लैट डिस्क जब स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है ना। अब ये जब अरेंज होंगी एक दूसरे के ऊपर तो ये क्या बनाएंगी, सिस्टर्निया बनाएंगे। कह रहा है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। आप लोग की एक्चुअल जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है उसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, गोल्जी बॉडी में होती है, जिसको हम गोल्जी apparatus भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आप लोग का दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम से रिलेटेड क्या कह रहा है कि दीज आर द मेन साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आप लोग का एक्चुअली जो राइबोसोम है वो मुश्तमिल होता है दो चीज़ों पे, प्रोटीन्स के ऊपर और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पे मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर आप लोग की क्या बनाती हैं, राइबोसोम्स बनाती हैं आप लोगों की। और ये राइबोसोम्स एक्चुअली आप लोगों की क्या है, मेन साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस आप लोग की एक्चुअल कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। और राइबोसोम कंसिस्ट होगा प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या कह रहा है कि These are also known as powerhouse of the cell because they produce energy। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। आप लोगों की जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। तो इसका जो ग्लाइकोलाइसिस पोर्शन है रिस्पायरेशन का वो तो साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा बाकी जो 2 प्रोसेस हैं, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो आप लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों का जो सेल है, सिंगल सेल, वो 36 ATP जनरेट करता है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये डबल लेयर ऑर्गेनेली है। इसकी जो इनर लेयर है वो क्या होती है, फोल्ड होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उस फोल्ड मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रेस्टिया कहते हैं। अब कह रहा है कि दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। जिस तरह मैंने बात की थी, आप लोग की रिस्पायरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स का जो स्टेप है रिस्पायरेशन का, वो आप लोग की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है।
अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है आप लोग के यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के बारे में बात कर रहा है कि दे आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज दे पोसेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। अब एक्चुअली आप लोग का जो लाइसोसोम है उसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर ये लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाए सेल के अंदर, तो ये सेल्स के अंदर जितनी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इस वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना। अब जो लास्ट पोर्शन है हमारा यूकैरियोट से रिलेटेड, अब यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहा है, द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। प्लांट सेल्स की, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्लांट सेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सेल वॉल, और प्लांट सेल्स की कंडीशन में सेल वॉल जो है किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब ये जो सेल वॉल है ये आप लोगों के सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब प्लांट के सेल के अंदर कह रहा है कि प्लांट सेल्स हैज़ अ लार्ज वैक्यूल्स विच मेंटेन्स द टर्गर प्रेशर्स। अब प्लांट सेल्स की अगर आप स्ट्रक्चर्स की आप बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। ये वैक्यूल्स आप लोगों के टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है। द प्लांट सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा प्लांट सेल्स के अंदर एक और ऑर्गेनेलिस होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। प्लांट्स आर एक्चुअली ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या होते हैं, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है ना इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना वो क्या है, फंगल सेल्स। ठीक है ना। फंजाई के सेल्स के रिलेटेड हम बात करेंगे। अब कह रहा है कि जो फंजाई की भी आउटरमोस्ट, फंजाई की जो सेल्स हैं उनकी आउटरमोस्ट लेयर जो है ना वो क्या है, सेल वॉल है। अब फंजाई की कंडीशन में सेल वॉल जो है ना किससे मिलकर बनी होगी, काइटिन से मिलकर बनी होगी। काइटिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। सम फंगाई हैज होल्स नोन एज सेप्टा which allow the organelles and cytoplasm to pass through them। ठीक है ना। अब कुछ फंजाई के अंदर क्या होंगे, एक सेल से दूसरे सेल्स के दरमियान एक सेप्टा होगा या होल होगा। इस होल के थ्रू एक सेल से कुछ ऑर्गेनेल्स या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मूव करके दूसरे सेल्स तक जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना दैट इज एनिमल सेल्स। अगर एनिमल सेल्स की बात करें कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो मुश्तमिल होती है किस पे, प्रोटीन पे मुश्तमिल होती है। या सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स आप लोग की मटेरियल की एक्सचेंजमेंट में हेल्प करते हैं। अब एनिमल सेल्स की जब हम बात करेंगे तो एनिमल सेल्स की कंडीशन में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से एनिमल सेल्स की वैरायटी ऑफ शेप होती है और इसी वैरायटी ऑफ शेप की वजह से एनिमल सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है टू परफॉर्म फेगोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोसिस। ठीक है ना। फेगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ डाइजेशन। फेगोसाइटोसिस में क्या होते हैं, जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो आप लोगों के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं, फिर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और वेस्ट को बाहर भेज देते हैं। ठीक है ना। और पेनोसाइटोसिस की कंडीशन में जो लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड है उसको क्या कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम किनको कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी किस पे मुश्तमिल हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको कहेंगे, प्रोकैरियोट्स इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट lacks द न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो सिंपल क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हुए जिनके अंदर, ठीक है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और इसके अलावा
जो मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सारी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड सिंपलर हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ना ये स्मॉलर होंगे और सिंपलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे एब्सेंट होंगे, और इसके अलावा इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल्स, वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होंगे, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट सेल्स की? आप लोग के बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है ना, बैक्टीरियाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। अब ये आप लोग की डायग्राम है एक बैक्टीरिया की जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट की। इसमें अगर आप देख लें तो साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं, वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हैं, कोई ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट हैं। अब प्रोकैरियोट्स की कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात हो रही है। तो पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट की क्या है कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। जिस तरह के यूकैरियोट में हमने बात की थी कि यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स जो है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमेशा क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें मेम्ब्रेनियस बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगी। थर्ड क्या है, सिंपल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो सिंपली ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स के अंदर। थर्ड जो है ना, जो जीनोम होगा ना, जीनोम एक्चुअली मुश्तमिल होगा 500 to 4000 जीन्स पे मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट जो है ना, कह रहा है कि ग्रेट डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे ये जो जीनोम है इसमें ग्रेट डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी होगी। अब कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि they mostly contain a complex substance in their cell wall called peptidoglycan। अब प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या सेल्स होंगे, इनकी आउटर मोस्ट लेयर भी क्या होगी, सेल वॉल होगी, लेकिन इनके सेल वॉल के अंदर एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। अब ये जो है ना आप लोग की प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है जो एक्चुअली एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देख लें तो आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर एक तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के अलावा कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आपको तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, इसके अंदर मल्टीपल्स क्या हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनेल्स पाई नहीं जाती। राइबोसोम इज एक्चुअली नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स है। इसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आप लोगों को साइटोप्लाज्म में नज़र नहीं आएगी। और सेंटर में आप लोगों को डीएनए नज़र आ रहा है जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके इर्द गिर्द भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हमने डिफाइन किया था, एक तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होंगे। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। स्लाइड में हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करते हैं, दैट इज साइज। अब साइज के लिहाज से अगर हम बात कर दें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है, दे आर स्मॉल इन साइज एंड यूजुअली देयर डायमीटर इज लेस देन 2 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में छोटे होंगे, ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे और इनका जो डायमीटर है लेस देन 2 माइक्रोमीटर होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना ये लार्जर इन साइज होंगे और इनका जो डायमीटर है वो 2 to मोर देन 100 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ये देख लें, ठीक है ना। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की कंडीशन में आप लोगों की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होंगी।
थर्ड कैरेक्टर जो है ना वो क्या न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस आप लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स। मैंने जो बात की थी आप लोग की जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, उनकी बात हो रही है। तो ये आप लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होंगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है ना दैट इज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंडीशन में एक सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन में मल्टीपल्स एंड ऑलमोस्ट लीनियर डीएनए होगा, ठीक है ना। एक तो डीएनए की तादाद ज़्यादा होगी और दूसरा जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा, जबकि प्रोकैरियोट में ये डीएनए क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के लिहाज से अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो थ्रू एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब है कि बाइनरी फिशंस, एक सेल बस सेंटर से डिवाइड होता है, 2 सेल बनाता है, ठीक है ना। देयर इज नो माइटोसिस और मियासिस प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन में यूकैरियोटिक सेल की कंडीशन में जो सेल डिवीजन होगी वो या तो माइटोसिस के थ्रू होगी या मियासिस के थ्रू होगी मोस्टली, ठीक है ना। पास जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एमाइटोसिस के थ्रू क्या होगी, सेल डिवीजन होगी।